लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखिए ये जो है ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन होते हैं, जिसमें फर्स्ट लॉ होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसमें 4 टाइप्स के लॉज होते हैं। सबसे पहले आज हम कर रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये क्या होते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखिए जो सबसे पहले हम केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं। हर एक केमिकल रिएक्शन एक पर्टिकुलर लॉ के अकॉर्डिंग चलती है और इसे ही लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। ये टोटल 5 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा होता है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, थर्ड होता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, फोर्थ है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, फिफ्थ है लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन वॉल्यूम। तो आज हम कर रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कि ये क्या होता है। तो देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है। सबसे पहले 789 में एंटोइन लेवोइसियर ने, जो फ्रेंच साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसको डिस्क्राइब किया था। इनके अकॉर्डिंग जो सारी फिजिकल और केमिकल चेंजेस होते हैं, यानी कि दो चीजें अगर मिक्स हो रही हैं, उनमें जितने भी फिजिकल और केमिकल चेंजेस होते हैं, उस टाइम में जो टोटल मास होगा रिएक्टेंट पे, यानी कि मान लीजिए कि 10 ग्राम आपने शुगर ली है और 10 ग्राम वाटर में उसे डिसॉल्व किया है, तो उसके अकॉर्डिंग, इस लॉ के अकॉर्डिंग जो क्या नाम है टोटल मास होगा, यानी 10 और 10 20 ग्राम हो गए, तो जो टोटल मास होगा प्रोडक्ट का वो रिएक्टेंट के इक्वल होगा। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, यानी कि टोटल मास रिएक्टेंट में इक्वल होगा प्रोडक्ट के। अब इसमें ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि इस लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी मास में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट नहीं होती, मैटर में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट नहीं होती, यानी इनके अकॉर्डिंग मैटर ना तो क्रिएट किए जा सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं। इस लॉ को लॉ ऑफ इंडस्ट्री, ये जो हमारे इस लॉ में हमारे इंडस्ट्रियबिलिटी होती है, तो इसी वजह से इसे लॉ ऑफ इंडस्ट्रियबिलिटी ऑफ मैटर भी कहा जाता है। अब देखिए इसमें क्या है कि जब मैटर में अगर फिजिकल चेंजेस आ रहे हैं, फिजिकल चेंजेस मतलब कि मान लीजिए कि हमारे पास आइस है, आइस यानी बर्फ, अगर हम सॉलिड वाटर जिसे बोलते हैं, अगर उसे हम एक कॉनिकल फ्लास्क में डाल दें, तो उसमें क्या होगा, कुछ टाइम बाद नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। जो अगर उन्हें हीट करते हैं तब भी कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि अगर हमने आइस को हीट किया और वो वाटर में कन्वर्ट हुआ, जितने ग्राम हमारे पास आइस थी, जितने किलोग्राम हमारे पास आइस थी, उतना ही वाटर बनेगा, यानी वाटर से ज्यादा नहीं बनेगा और उससे कम नहीं बनेगा। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है। जैसे कि दूसरा है कि जब मैटर में केमिकल चेंजेस आते हैं, ये तो आइस का एग्जांपल तो फिजिकल चेंज का था। नेक्स्ट है केमिकल चेंजेस आते हैं। केमिकल चेंजेस में क्या है, मान लीजिए हमारे पास 2 टेस्ट ट्यूब है। एक टेस्ट ट्यूब में तो हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, यानी कि NaCl, और दूसरे टेस्ट ट्यूब में हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट है, यानी कि AgNO3। अब हमने सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट को मिक्स करना है, तो क्या होगा, ये एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है। अब इस सॉल्यूशन में हमने जब इसे हमने ट्यूब्स ली हैं जिनको सेपरेटली डाला गया है, इनको लैंडोर्ट्स ट्यूब बोला गया है। और क्या है, यानी कि ये एक दूसरे से कंबाइन होती है और इस ट्यूब को हम लैंडोर्ट्स ट्यूब बोलते हैं। जब ये कंबाइन होंगे, यानी कि सोडियम क्लोराइड को ये एक्वस में है और सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 को जब मिक्स किया, हमने इन दोनों को मिक्स कर दिया, तो ये क्या है, यहाँ पे क्या बनेगा, AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड, और ठीक है, और NaNO3 यानी कि सोडियम नाइट्रेट प्रोड्यूस होगा। यानी सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड अलग अलग हो गए, यानी कि AgCl जो कि सिल्वर क्लोराइड है, ये सॉलिड है, यानी कि ये प्रेसिपिटेशंस बन रही हैं, ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है। और इसके अकॉर्डिंग, इस लॉ के अकॉर्डिंग, जितना मास यानी वेट होता है रिएक्टेंट का, इक्वल होता है प्रोडक्ट के। ये एग्जांपल भी ले लेते हैं, जैसे कि हमारे पास है मर्क्यूरिक ऑक्साइड। अगर हमने मरकरी ऑक्साइड ली है, उनकी डिकम्पोजिशन की है,
यानी कि HgO मर्क्यूरिक ऑक्साइड, उनकी जब हमने डिकम्पोज किया तो मर्करी सेपरेट हो गई और हाफ O2 और जो ऑक्सीजन है हाफ O2 सेपरेट हो गए। यानी कि अगर हमने 100 ग्राम मर्करी ऑक्साइड लिया है तो जब भी इनको डिकम्पोज किया तो 92.6 ग्राम तो मर्करी बनी और 7.4 ग्राम ऑक्साइड बने। तो इसमें 92.6 प्लस 7.4 इज इक्वल टू 100 ग्राम, यानी कि जितना रिएक्टेंट पे था इसका मास उतना ही प्रोडक्ट पे बना है। डिकम्पोज होके भी अगर 92.6 ग्राम मरकरी बनी है तो 7.4 ग्राम ही ऑक्साइड बने, यानी कि टोटल मास के इक्वल ही रहेगा। और ये ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को रिप्रेजेंट करता है। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन जो कि 1799 में J.L. प्रोस्ट ने डिस्क्राइब किया था, ये एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे। उनके अकॉर्डिंग जो केमिकल कंपाउंड होते हैं, केमिकल कंपाउंड वो हमेशा बनते हैं सेम एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से, यानी कि जो सेम एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं सेम फिक्स प्रोपोर्शन ऑफ मास में, उसे बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, या फिर इसको हम डेफिनाइट प्रोपोर्शंस भी बोलते हैं। यानी कि जो एलिमेंट होते हैं वो सेम होते हैं लेकिन यानी कि सेम प्रोपोर्शन में, यानी कि फिक्स प्रोपोर्शन में लिए जाते हैं और उन्हें कंबाइन किया जाता है। जैसे कि प्योर वाटर की बात करें, अगर हम प्योर वाटर जो कि वेल में होता है, रिवर्स में होता है, लेक्स में होता है, तो इंडिया, रशिया, अमेरिका हर जगह हम इसे यूज करते हैं पीने के लिए। तो वाटर में क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एलिमेंट होते हैं। तो जब ये कंबाइन होते हैं तो फिक्स प्रोपोर्शन रेशियो होता है 1:8 का, ठीक है, यानी कि 1:8 का रेशियो होगा। देखिए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, ठीक है ना, 1:8 रेशियो होगा। तो इसमें देखिए जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, अगर हमारे पास हम हीटिंग करेंगे लाइमस्टोन को, लाइमस्टोन क्या होता है, CaCO3, तो CaCO3 को जब हमने हीट किया तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड अलग हुए, ठीक है, और CO2 सेपरेट हो गए। तो जब हमने हीट किया है तब CO2 प्रोड्यूस हुई हमारे पास। और इसके अलावा जब कोल बर्न हुआ, कोल C, ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब ये बर्न हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हुई। ऐसे ही CaCO3, ये फिर से जो लाइमस्टोन है जब इसको 2HCl के साथ रिएक्ट किया तो CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड CO2 प्लस H2O प्रोड्यूस हुआ। ऐसे ही 2NaHCO3 जब इसको हमने हीट किया तो Na2CO3, ठीक है, सोडियम क्लोराइड Na2CO3 प्लस CO2 और प्लस H2O जनरेट हुआ। अब इसमें क्या है कि सब में कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हो रही है। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है दोनों सेम एलिमेंट है, ठीक है ना, कार्बन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन, जब ये कंबाइन होते हैं फिक्स रेशियो में तब कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। अब जैसे कार्बन और ऑक्सीजन है, सब में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, यानी कि एक कार्बन दो ऑक्सीजन के साथ मिल रहा है हर एक रिएक्शन में, तो कार्बन जो 12 है मास और ऑक्सीजन यानी कार्बन का 12 और ऑक्सीजन के 32, यानी कि कार्बन का 12 पार्ट ऑफ कार्बन जो 32 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। तो इसकी रेशियो क्या होगी, 4 3 12, 4 8 32, यानी 3:8 की रेशियो ये रिप्रेजेंट कर रही है बाय मास। और ये क्या है, फिक्स रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इसकी लिमिटेशंस देख लेते हैं। जो लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन है उसकी अलग अलग लिमिटेशन होती है। सबसे पहले ये है कि ये जो लॉ है ये जो आइसोटोप्स हैं, डिफरेंट आइसोटोप्स, सेम एलिमेंट के डिफरेंट आइसोटोप्स के लिए कैपेबल नहीं है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन अगर 12 है, कार्बन का आइसोटोप अगर 12 है, ठीक है ना, तो C12 होगा, O32 होगा। ये मास में लिए हैं, ठीक है ना, कार्बन का मास 12 होता है, ऑक्सीजन का एक ऑक्सीजन दो ऑक्सीजन का मास 32 होता है, ठीक है ना, यानी एक ऑक्सीजन का मास 16, दो का 32, ठीक है।
तो इसमें क्या है कि अगर आइसोटोप कार्बन का 12 है तो इसकी रेशियो क्या होगी 12:32। लेकिन अगर कार्बन का आइसोटोप 14 है तो इसकी रेशियो क्या हो जाएगी 14:32। यानी कि ये कहना चाह रहे हैं कि डिफरेंट आइसोटॉप्स के लिए, सेम एलिमेंट के डिफरेंट आइसोटॉप्स के लिए ये लॉ कैपेबल नहीं है। नेक्स्ट है कि जो एलिमेंट्स हैं वो कंबाइन होते हैं सेम रेशियो में, ठीक है ना, लेकिन ये जो कंपाउंड होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं, ठीक है। जैसे कि हम जानते हैं कि CO2 में एक ही कार्बन होता है, लेकिन अगर हमारे पास CO2 की जगह कोई और चीज हो, जैसे कि C2H2OH, CH3OCH3, इसमें क्या है 2 कार्बन है, यानी कि 24 मास ऑफ कार्बन H2, यानी कि H2 ये है और एक H ये है, 3H है, यानी कि 6 और O यानी कि 16। तो इनकी रेशियो 24, 6, 16 हो गई। तो दूसरी कंडीशन में कार्बन कितने हैं हमारे पास, दूसरी कंडीशन में CH3 है तो CH12, हाइड्रोजन का 3 और ऑक्सीजन का 8, ये रेशियो हो गई। तो जरूरी नहीं है कि हमारे पास एक ही पर्टिकुलर वे में कार्बन आए, एलिमेंट्स जो हैं वो सेम रेशियो में कंबाइन, वो अलग अलग भी कंबाइन हो सकते हैं और अलग अलग फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। ये लिमिटेशंस होती हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन की। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, देखिए केमिकल कॉम्बिनेशन का थर्ड लॉ होता है जिसे कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहा जाता है। इसको डाल्टन्स ने 1804 में डिस्क्राइब किया था। अब इस लॉ के अकॉर्डिंग डाल्टन्स ने 1804 में से डिस्क्राइब किया, तो इस लॉ के अकॉर्डिंग जब दो एलिमेंट कंबाइन होते हैं, दो या दो से ज्यादा केमिकल कंपाउंड्स में, यानी कंबाइन होते हैं जब, तो एक एलिमेंट का जो मास होगा वो दूसरे एलिमेंट के फिक्स मास के साथ कंबाइन होता है और एक सिंपल रेशियो बनाता है। ये होता है मल्टीपल प्रोपोर्शन। जैसे कि हमारे पास कंपाउंड है कार्बन और ऑक्सीजन के, जब कार्बन ऑक्सीजन को के साथ अलग अलग फॉर्म में कंबाइन हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बना सकता है। दो फॉर्म्स होती है ज्यादातर इसकी, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO। अब कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है, जब 12 CO2 एक कार्बन दो ऑक्सीजन के साथ, यानी कार्बन का मास 12 और दो ऑक्सीजन का मास 32, एक ऑक्सीजन का मास 16 और दो का 32, जब 12 पार्ट ऑफ कार्बन 32 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं तब कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। ऐसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड CO, एक कार्बन यानी कि 12 पार्ट ऑफ कार्बन 16 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं तो CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड बनाते हैं। अब इसकी सिंपल रेशियो क्या होगी, देखिए अब इसकी सिंपल रेशियो अगर देखें तो इसकी जो रेशियो होगी वो 3:8 की होगी, ठीक है ना। 4 3 12, 4 8 32, 3:8 की रेशियो होगी। तो ये जो रेशियो होती है ये एक सिंपल रेशियो होती है। जैसे कि दूसरा एग्जांपल लेते हैं सल्फर और ऑक्सीजन का। सल्फर और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की तरह ही ये इनका जो कॉम्बिनेशन होता है, सल्फर डाइऑक्साइड भी बनाते हैं, सल्फर ट्राइऑक्साइड भी बनाते हैं। अब सल्फर डाइऑक्साइड देखते हैं SO2, यानी कि जब सल्फर 32 मास ऑफ सल्फर 32 मास ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होते हैं सल्फर डाइऑक्साइड बनाते हैं। इसकी रेशियो क्या होगी 1:1 की रेशियो ही रहेगी इसकी। तो नेक्स्ट कि सल्फर और ऑक्सीजन, जो सल्फर ट्राइऑक्साइड की बात करें तो 32 पार्ट ऑफ सल्फर एक ही सल्फर है, 48 पार्ट ऑफ 3 ऑक्सीजन है, 48 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होते हैं तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाते हैं। यानी इसको रेशियो क्या होगी 2:3 की रेशियो। अब जब इसको कैंसिल करेंगे तो 2:3 की रेशियो ही आएगी ना। तो ये जो रेशियो होती है ये सिंपल रेशियो होती है, ठीक है ना, ये सिंपल रेशियो बनाते हैं। इसके अलावा अगर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के कंपाउंड्स देखें, जो एलिमेंट्स होते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के, जब वो कंबाइन होते हैं तो 5 ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड
और पेंटाऑक्साइड और नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, ये सब कुछ ये क्रिएट करेंगे। तो इनकी अलग अलग कंपोजिशंस होती हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड यानी दो नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं। एक नाइट्रोजन का, दोनों नाइट्रोजन का मास 28 और एक ऑक्सीजन का 16, यानी कि 28:16 रेशियो में, तब नाइट्रस ऑक्साइड बनते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड NO, एक नाइट्रोजन का मास 14, एक ऑक्सीजन का 16, 14:16 की रेशियो में जब कंबाइन होते हैं तब नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं। नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड यानी कि 3 ऑक्साइड, N2O3, दो नाइट्रोजन 28 मास है, 3 ऑक्सीजन का 48 है, 16 + 16 + 16 48। ठीक है, तो क्या बनाते हैं ये नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। नेक्स्ट है N2O4, नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड यानी कि N2, यानी कि दो नाइट्रोजन 28 मास ऑफ नाइट्रोजन 64 मास ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होते हैं, तो N2O4 यानी कि नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड बनाते हैं। नेक्स्ट N2O5 यानी कि 28 मास ऑफ नाइट्रोजन, यानी दो नाइट्रोजन जब 5 ऑक्सीजन 80 मास ऑफ ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं तो नाइट्रोजन जो हमारे नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड्स बनाते हैं। तो ये सारे क्या रिप्रेजेंट करते हैं, रेशो होती है। इनको जब हम कट करते हैं तो हमारे पास सिंपलेस्ट रेशो आती है। तो ये रिप्रेजेंट करती हैं हमारे मल्टीपल प्रोपोर्शन को। थैंक यू। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। देखिए ये जो है ये केमिकल कॉम्बिनेशन का लॉ है। इस लॉ को 1792 में रिश्टर ने डेवलप किया था। इस लॉ के अकॉर्डिंग जो रेशियो होती है, यानी कि हमारे पास मान लीजिए 2 एलिमेंट्स हैं A और B, A और B दोनों अलग अलग फिक्स मास रेशियो में एक तीसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन होंगे। वो तीसरा एलिमेंट हमने एज्यूम किया है C। ये जो है सेम या कुछ सिंपल मल्टीपल रेशियो के थ्रू जुड़ेंगे, जबकि A और B एक दूसरे से डायरेक्टली कंबाइन होंगी। ठीक है, मेरे कहने का क्या मतलब है, A और B एक दूसरे से डायरेक्टली कंबाइन होंगी, जबकि A और B सेपरेटली, डायरेक्टली तो एक दूसरे से कंबाइन होंगी लेकिन किसी तीसरे एलिमेंट से वो अलग अलग कंबाइन होंगे। यानी A अलग कंबाइन होगा C से, B अलग कंबाइन होगा C से, लेकिन आपस में ये डायरेक्टली कंबाइन होंगे, जुड़ेंगे। जैसे कि इसका एक एग्जांपल लेते हैं। ये हमने एग्जांपल लिया है कार्बन और ऑक्सीजन। एग्जांपल में देखते हैं कि एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है। ये दोनों अलग अलग हाइड्रोजन से कंबाइन होंगे, यानी कि कार्बन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होगा और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होगा, जबकि कार्बन और ऑक्सीजन डायरेक्टली एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे। एग्जांपल, कार्बन जो है, कार्बन 12 पार्ट ऑफ कार्बन, यानी जो कार्बन का मास है वो 12 है। ठीक है ना, वैसे इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, इसका मास है 12। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। ठीक है, और लेकिन इसमें क्या है कि ये 32, यानी कि दो ऑक्सीजन, एक कार्बन दो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होंगे। ठीक है, इसमें क्या है, जब 12 मास ऑफ कार्बन 32 मास ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 बनाएंगे। यानी एक कार्बन दो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है। 12 मास ऑफ कार्बन 32 मास ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहे हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, ऑक्सीजन का 8 है। ये इनके मास लिए गए हैं। इसका मास 12 है, दो ऑक्सीजन का 32 है, एक ऑक्सीजन का जो है वो 16 होता है। अब देखिए ये जो है डायरेक्टली एक दूसरे से कंबाइन है, लेकिन मैंने कहा कि थर्ड एलिमेंट है C, यानी कि H, थर्ड एलिमेंट यहाँ पे H, तो कार्बन हाइड्रोजन के साथ भी कंबाइन होगा थर्ड एलिमेंट के साथ। यानी कि एक कार्बन जब 4 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होता है तो CH4 बनाएगा। ऐसे ही ऑक्सीजन भी सेपरेटली हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होगा। यानी कि यहाँ पे एक ऑक्सीजन यानी कि मास है 16,
दो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होगा तो ये H2O यानी कि वाटर बनाएगा। ये क्या है, मीथेन बना रहा है, ये वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। नेक्स्ट हम एग्जांपल देंगे इसका। देखिए ये तो है 12:3, ठीक है ना। अब इसकी जो रेशियो है इसको कट करेंगे, 4 3 12, 4 8 32, यानी कि 3:8 की इसकी रेशियो आएगी। अब हमारा नेक्स्ट जो एग्जांपल है कि हमारे पास एलिमेंट है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये क्या होंगे, सेपरेटली कंबाइन होंगे थर्ड एलिमेंट सल्फर के साथ। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में कंबाइन होंगे तो दो पार्ट ऑफ हाइड्रोजन यानी कि दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, इसका मास है, इसका मास ले रहे हैं तो H2O बनाएंगे यानी कि वाटर बनाएंगे। तो वाटर यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। अब इसका है 2 1 2, 2 8 16, 1:8 की रेशियो आएगी। लेकिन ये कहा है कि सेपरेटली एक थर्ड एलिमेंट ऐसे सल्फर के साथ कंबाइन होंगे। तो ये क्या है, दो हाइड्रोजन, ठीक है, जब सल्फर एक सल्फर के साथ कंबाइन होते हैं तो H2S प्रोड्यूस करते हैं। ऐसे ही ऑक्सीजन भी जो है, दो ऑक्सीजन 32 मास ऑफ ऑक्सीजन, ये क्या है, एक सल्फर के साथ कंबाइन होता है तो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड बनाते हैं। तो ये जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को। ये सेकंड एग्जांपल है। तो हम थर्ड एग्जांपल ले रहे हैं। हमारे पास अमोनिया है जो कि 82.35% जिसमें नाइट्रोजन है और 17.65% हाइड्रोजन है अमोनिया में, ठीक है। अमोनिया में नाइट्रोजन कितनी है, 82.35%, हाइड्रोजन कितनी है, 17.65%। जो वाटर कंटेन है वो 88.90% है ऑक्सीजन का, जिसमें ऑक्सीजन वाटर में जो ऑक्सीजन है वो 88.90% है, जो हाइड्रोजन है 11.10% है। अब नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड की बात करें, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड में 63.15% ऑक्सीजन है और 36.85% नाइट्रोजन है। तो इसमें हमने रेसिप्रोसिटी प्रोपोर्शन बताना है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, इसमें क्या है, जो है इसमें N2O3 प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड N2O3 जो कि डायरेक्टली कंबाइन होंगे। अब अमोनिया यानी NH3, अमोनिया है ये, जिसमें नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन दी गई है, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन दी गई है। नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बताई गई है कितनी है, और क्या नाम है, नाइट्रोजन कंसंट्रेशन भी बताई गई है कितनी है। ऐसे ही जो वाटर H2O, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपस में मिल रहे हैं तो वाटर की कंसंट्रेशन बताई गई है और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन बताई गई है। हमने इसमें लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी थ्योरम देखना है। अब देखिए अगर अमोनिया की बात करें NH3, अमोनिया में कितने परसेंट, कितने ग्राम हाइड्रोजन है, 17.65 ग्राम हाइड्रोजन है। अमोनियम कितनी हाइड्रोजन है, 17.65% हाइड्रोजन है, ठीक है ना। हाइड्रोजन जो कि कंबाइन है अमोनिया के साथ, तो ये कितना है, नाइट्रोजन कितनी है 82.35% यानी ग्राम ले सकते हैं। तो एक वन अगर इतने में इतनी नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितनी नाइट्रोजन होगी, यानी कि 82.35 अपॉन 17.65 यानी कि इज इक्वल टू 4.67 ग्राम उसमें प्रेजेंट होगी। ऐसे ही वाटर की बात करें तो यानी कि जिसमें 11.10 यानी 11.10 हाइड्रोजन जो है उसमें ऑक्सीजन कितने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन है, वो कंबाइन है 88.90% ऑक्सीजन के साथ। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितनी ऑक्सीजन के साथ होगी, अगर हाइड्रोजन 1 ग्राम है तो कितनी ऑक्सीजन होगी, 88.90 अपॉन 11.10 ग्राम यानी कि 8.101 ग्राम, ये होगी ऑक्सीजन। तो रेशो क्या है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की, हमने क्या रेशो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की फिक्स मास रेशो निकालनी है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में हमारे पास नाइट्रोजन कितनी है 4.67 और जो हमारे पास है यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी आई है 8.01 यानी इसके रेशियो है 1:1.72।
ऐसे ही अगर हम सिंपल रेशियो निकालें इसकी, यानी कि नाइट्रोजन कितनी है यहाँ पे 36.85, ये रही नाइट्रोजन, ठीक है, और ऑक्सीजन कितनी है 63.15, ठीक है, तो इसकी रेशियो भी 1:1.71 है, यानी इक्वल रेशियो रहेगी। तो ये ही लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को रिप्रेजेंट करता है। गे लुकस लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। देखिए ये जो लॉ है ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का लॉ है। नेक्स्ट लॉ जो हम कर रहे हैं, तो इस लॉ के अकॉर्डिंग ये 1808 में बताया था, डिस्कवर किया गया था, जिसमें वॉल्यूम की बात की थी, कंबाइनिंग ऑफ वॉल्यूम की बात की गई थी। जब गैस इन्होंने बताया था कि जब गैस रिएक्ट करती है एक दूसरे के साथ, तो उसमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में करती है और एक सिंपल रेशो बनाती है एक दूसरे के साथ। तो इसमें जो गैसेस प्रोड्यूस होती हैं और सारी मेजरमेंट जो होती है वॉल्यूम में की गई थी, और सिमिलर कंडीशन और टेम्परेचर और प्रेशर इसमें लिए गए थे। तो देखिए इसमें क्या है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन का, यानी कि अगर H2Cl2 के साथ कंबाइन होता है तो 2HCl बनाता है, हाइड्रोजन और क्लोरीन का। अब इसमें हाइड्रोजन की कितनी वॉल्यूम है, हाइड्रोजन की यहाँ पे 1 वॉल्यूम है, यानी कि 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, क्लोरीन के भी यहाँ पे 1 वॉल्यूम है, 1 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन के साथ मिलता है, तब 2 वॉल्यूम ऑफ HCl बना रहा है। यानी कि अगर एक वॉल्यूम हाइड्रोजन का एक वॉल्यूम क्लोरीन के साथ मिलेगा तो 2 वॉल्यूम ऑफ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाएगा। तो इसमें वॉल्यूम कितनी हुई, रेशो कितनी हुई, 1:1:2 की रेशो हुई। कितनी रेशो हुई, 1:1:2 की ये रेशो हुई। तो ये है कॉम्बिनेशन वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा ये है कि एक और एग्जांपल कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन में ये कह रहे हैं, अगर 2H2 O2 के साथ मिलता है तो 2H2O यानी कि स्टीम में बनाता है। अब 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन जब कंबाइन होगा 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन के साथ, यानी कि देखिए कितनी वॉल्यूम है हाइड्रोजन की 2 और ऑक्सीजन की 1, तो यहाँ पे H2O कितने वॉल्यूम बन रहा है, 2 वॉल्यूम ऑफ H2O बन रहा है, यानी कि 2 वॉल्यूम H2O 1 वॉल्यूम ऑफ O2 के साथ कंबाइन हो रहा है, तब 2 वॉल्यूम ऑफ H2O बनेगा। तो इसकी रेशो क्या हुई, 2:1:2 की इसकी रेशो हुई। तो ये रिप्रेजेंट करता है किसको, केमिकल कॉम्बिनेशन के जो गैसियस वॉल्यूम लॉ को। अब इसमें थर्ड एग्जांपल नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन देखते हैं, यानी कि जब 1 वॉल्यूम ऑफ N2 कंबाइन होता है 3 वॉल्यूम ऑफ H2 के साथ, तो 2 वॉल्यूम ऑफ NH3 यानी अमोनिया क्रिएट करता है। तो वही 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन कंबाइन हुआ है 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन के साथ, तो यहाँ पे 2 वॉल्यूम ऑफ NH3 प्रोड्यूस है। वॉल्यूम हम इस साइड लेते हैं, ये जो है ये वॉल्यूम होती है हमारी, जहां नंबर लिखे होते हैं। तो 1:3:2 की इसकी वॉल्यूम है। तो ये है हमारा गैसियस वॉल्यूम, यानी गे लुकस लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ज्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।